नया दौर में आपको खुशामदीद। पंजाब वालों के लिए बड़ी नजरें जमाकर बैठे हुए थे कि कब हमारा बजट पेश होगा, मरियम नवाज बजट में ऐसा क्या काम करेंगी। तो आज पंजाब का 5,300 अरब का बजट पेश कर दिया गया है। अच्छा, उसमें बहुत सी चीजें आपको, बहुत से नए मंसूबे भी, तरक्याती फंड कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा रखे गए हैं। इसके अलावा सेहत का बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तालीम के बजट को बढ़ा दिया गया है, हेल्थ और जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर खास तौर पर तवज्जो दी गई है। आज जब सूबाई वजीर की जानिब से बजट पेश किया गया तो अपोजिशन तो नारेबाजी कर ही रही थी, लेकिन एटलीस्ट आप देखिए कि हुकूमती बेंचेस में बड़ा कामनेस था और वो बड़े मुस्कुरा के, मरियम नवाज थी और मरियम औरंगजेब थी, अज़मा बुखारी थी, और वो बड़ा मुस्कुरा के बजट को पूरा एंजॉय करती रही हैं। और जो कहा जा रहा है कि अभी तक परफॉर्मेंस के लिहाज से कि पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा टारगेट्स हाई रखे गए हैं। और उसके साथ साथ ये कहा गया कि अभी तक एक साल के अंदर, साल 2023-24 से और 24-25 में अब ये जो बजट पेश हुआ था उससे अभी तक जो एक साल की परफॉर्मेंस है, तकरीबन 1,000 से जायद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। 1,000 से जायद जिनके इनॉग्रेशन मरियम नवाज ने किए थे, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और रनिंग में है। और इसके अलावा और बहुत से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उन्होंने आगाज करना है। जरा पहले आपको असम्बली की सूरत हाल और मरियम नवाज की गुफ्तगू सुनाते हैं कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है आज, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अल्लाह ताला के फजल से कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है, पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। जबकि अपोजिशन लीडर कहते हैं कि ये अच्छा है कि 10% इजाफा करके आपने 20% टैक्सेस ज्यादा लगा दिए। लेकिन ऑपोजिशन अगर ये हुकूमत इस बेंचेस में होती और पीएमएलएन ऑपोजिशन में होती तो तब पीएमएलएन ने ये भी यही कहना था। ये रिवायत है, इस रिवायत को इंशाल्लाह आज भी किसी ने नहीं तोड़ा है और ऑपोजिशन ने उसी तरह कागज की कॉपियां फाड़ फाड़ के बताया कि अनसिविलाइज्ड अगर असम्बली होती है तो वो ये होती है, जिसका मंजर आज हमने देखा भी है। लेकिन कम से कम उजरत जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो पेंशन है उसको भी बढ़ाया गया है। सरकारी मुलाजिम, फेडरल ने चाहे तनख्वाहें नहीं बढ़ाई लेकिन पंजाब हुकूमत ने बढ़ा दी है। तो ये क्रेडिट मरियम नवाज, उनकी कैबिनेट, ये सब कुछ ले रहे हैं। तो यही से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस साल राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, मरियम नवाज का जो बजट उन्होंने आज पेश किया है, ये ओवरऑल आपको लगता है कि ये अवाम दोस्त बजट जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन फ्रेंडली है, इसी तरीके से है? लैपटॉप स्कीम है, इसमें हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ है और बच्चों के लिए बहुत कुछ है, स्कूल को उन्होंने बेहतर बनाया है। तो ओवरऑल कैसा आपकी नजर में? देखिए फिजा, एक तो बीइंग जर्नलिस्ट जो हमने विटनेस किया है हमेशा ही बजट को, ये उसी तरह का बजट का एटमॉस्फेयर था, जिस तरह की नारेबाजी, जिस तरह का माहौल, और उसी माहौल के अंदर वज़ीर ख़जाना का तकरीर पढ़ने का स्टाइल, माशाल्लाह। तो जैसे फेडरल, जैसे सिंध, जैसे केपी, उसी तरह पंजाब के अंदर उसी माहौल के अंदर ये बजट पेश हुआ। और ये बड़ा तकलीफ दह है उन लोगों के लिए जो जमहूरियत की बात करते हैं। हमारे रवैयों के अंदर और हमारे अमल के अंदर और हमारी असम्बलियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, और जब तक वहाँ नहीं होगी तो फिर जमहूरियत आगे बढ़ेगी कैसे। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, इस पे अपोजिशन हमेशा ही कहती है कि ये जी अल्फाज का एक गोरख धंधा है और ये और वो है। एक प्रेस रिलीज पहले से बनी होती है और उसको वो चला देते हैं डेट चेंज करके। और गवर्नमेंट हमेशा से कहती है कि जी ये बजट बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा आइडियल टैक्स फ्री बजट है। लेकिन मैं अगर बीइंग एक जर्नलिस्ट, बीइंग एक एनालिस्ट अगर बात करूं तो मैं इसको एक बैलेंस्ड बजट कहूँगा। इसलिए बैलेंस्ड बजट कहूँगा कि मरकज़ पे जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन पे कट लगा, हेल्थ पे कट लगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिस पे कट लगा। पंजाब के अंदर हम देखते हैं कि 5300 अरब का ये बजट है और इस पे 127% इजाफा एजुकेशन में किया गया, हेल्थ में इजाफा किया गया, नए अस्पताल अपग्रेड किए जा रहे हैं, कैंसर अस्पताल बन रहा है, एजुकेशन के अंदर इसी तरह अपग्रेडेशन हो रही है, नया स्टाफ भर्ती किया जा रहा है, टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं, हेडमास्टर्स भर्ती किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी चीज मुझे लग रही है कि हर बच्चा स्कूल में है, यानी हर बच्चा स्कूल तक ले जाने का अज़म, और उसके बाद उनको वहां पर अच्छा दूध भी मुहैया किया जा रहा है, उनको बच्चों को वहां पे इंसेंटिव देना, एंटरटेन करना, खाना देना, दूध देना और वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए अट्रैक्शन पैदा करना। हाँ। और आपको याद है कि बहुत सी ऐसे मुतवस्सित तबके के फैमिलीज हैं जो बच्चों को पढ़ाने की बजाय काम पे लगा देते हैं। वो कहते हैं यार जाएगा
कोई 100-200 रुपया कमा के लाएगा, दिहाड़ी करेगा, पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक इंसेंटिव रखा है कि जो फैमिली बच्चों को गरीब फैमिली भेजेगी उनको इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो स्कूल भेजना तो शुरू करें, ऐसे ही है, ऐसे उनकी ही है। जिंदगी जब तो चेंज हो। मैट्रिक करते फिर हैं तब दूसरी उनके सबसे पेरेंट्स को दिए इम्पोर्टेंट जाते हैं सबसे पैसे। इम्पोर्टेंट एक और बात है, चलो एजुकेशन में ये लैपटॉप और बाकी चीजें तो हैं ही, लेकिन जो कम अज कम उजरत की बात हम फेडरल बजट के अंदर हमें नजर नहीं आई। वो 37,000 पे रुक गए और औरंगजेब ने कहा कि जी सरमायादार ने नहीं इजाजत नहीं दी और माने नहीं, तो कुछ सरमायादार को नाराज करके तो बजट में जाहिर है तब्दीली हो नहीं सकती थी। ठीक। तो पंजाब के अंदर उन्होंने ये नाराजगी फेस कर ली है, यानी गरीबों को कम अज कम उजरत 40,000 रुपए दी है। यस। तो ये एक तरह से एक फ्रेंडली बजट और एक बैलेंस्ड बजट इसको इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें फलाई मंसूबे, तालीम, सेहत ठीक है, और ज़राअत और तरक्याती बजट और ये सारी चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं और आपके जो पास वापस टारगेट आती हूँ। टैक्स का हदफ रखा है 828 अरब, ठीक है। इस पे भी पंजाब के अंदर जो इस्लाहात टैक्स की हैं, ठीक है, मुझे उसका- लगता है कि ये टारगेट पंजाब अचीव कर लेगा। ठीक हो गया। बड़े पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से तो आ रही है। राणा साहब देखें, हिम्मत कार्ड है, किसान Positive कार्ड और है, negative को इकट्ठा हेल्थ करें। कार्ड है, फिर उसके बाद देखिए कि नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, डिस्पेंसरीज बन रही हैं, बच्चों पर काम हो रहा है, लैपटॉप स्कीम्स हैं, किसानों के लिए काम किया जा रहा है। तो आप आई थिंक अब ये बच्चर साहब ने जो अभी कहा है कि भाई ये अवाम दोस्त नहीं था, उसमें कोई सदाकत लगती तो नहीं है। नहीं, बचर साहब तो कैसे कह रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ कि ऑपोजिशन लीडर है ना, बहुत अवाम दोस्त है। अच्छा, देखें ना, अवाम के लिए नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 61 अरब रुपए, जी, जी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट के लिए 14 अरब रुपए, नवाज शरीफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए, मरियम डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 8 अरब रुपए, मरियम क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए, वजीर आला मरियम पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए 3 अरब रुपए, मरियम देही हॉस्पिटल के लिए 3 अरब रुपए, देखिए, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2 अरब रुपए। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਹੀ कोई नाम घर का रह तो नहीं गया जिसके नाम पे कोई शुरू होना है और नया प्रोजेक्ट। मैं जाता हूँ अक्सर, तो मैं अच्छी मिठाई की दुकान पे जाके मैं अपने दादा की फातिहा पढ़ाता हूँ और उस मिठाई पे कि मेरे लो ए मिठाई हूँ तुम खुआ दो किसी को भी। मैंने दादा की फातिहा पढ़ लें, आप जाके किसी मिठाई की दुकान पल्ले से लगाएं, फिर मानूंगा मैं, फिर अपने नाम लगाएं। ये पैसा मेरा है, पंजाब का पैसा है भाई, तो आप अपने नाम क्यों लगा रहे हैं? आपको किसने राइट दिया कि सारे मेरे अब्बू के नाम, मेरे चाचा के नाम, मेरे भाई के नाम, मेरे भतीजे के? ये कौन सा है? कोई फैमिली है? ये पंजाब जो है किसी फैमिली का घर है नहीं जिसमें आप करें? आप राणा साहब देखिए, हेल्थ सेक्टर में काम तो कर रहे हैं ना, आपको नाम पे एतराज है, आप वो नहीं देख रहे उसका मोटिव क्या है? बात आवाम को सुन रिलीफ लेना, देना ही है ना। तो काम कर रहे हैं तो कोई उसका मुझ पे एहसान कर रहे हैं? आप किस लिए आए हुए यहाँ पे? काम करने के लिए आए हुए। आपके जिम्मे है काम करना, कोई मुझ पे एहसान नहीं कर रहे। आप बकौल आपके कि आपने वोट लिए, तो वोट लेके आए हैं काम करने के लिए, तो मेरे पे एहसान कौन सा कर रहे हैं आप भाई? आप वादे करके आए थे। और ये जो अभी आप तो कह रहे हैं जी गरीबों के बच्चों को दूध मिलेगा, तो वो तो 1 साल पहले भी मरीम साहब ने स्कूल के बच्चों को कहा था कि दूध मिलेगा सबको। कहां मिल रहा है? नहीं सरकारी वो स्कूल मज्जा मर गई है, मिल रहा है ठीक है, राणा साहब। मतलब फौत हो गया मज्जा हो जिन्हें तो दूध मिलना सी, आपको दोबारा ठीक है? एडमिशन और फिर करवाते सुन ले क्या मैं जी? देखें ये बात, मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ, अब ये 40,000 हो गई सैलरी बढ़ा दी बेसिक, तो इसका मतलब है कि सरमायादारों ने यह इजाजत दे दी कि जी आप बढ़ा दें, ठीक है ना? तो उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन क्या 3,000 रुपए बढ़ने से किसी गरीब के घर के अंदर कोई खुशहाली आ सकती है? 3,000 बढ़ने से उसके मसाइल हल हो सकते हैं? 3,000 बढ़ा के 7 रुपए आप अगर वो बढ़ा दें, क्या नाम है, बिजली का यूनिट, 5 रुपए आप पेट्रोल के बढ़ा दें, ठीक है, गैस का टैरिफ आप ऊपर ले जाएं, तो 3,000 को चाटना है मैंने। एक 3,000 का तो बर्गर नहीं आता है, क्या नाम है, लोअर मुतवस्सित क्लास के लिए 3,000 बढ़ा के कोई एहसान किया आपने? आप गरीब आदमी की जिंदगी को सामने रख के करें। और अब सुन लें क्या जी? और मैं इतना खुश हो रहा था, वो जो ग्रीन लाइन बनी थी सड़कें, ठीक है ना, मोटर बाइक्स के लिए, अब वो उखाड़ दी गई, उन पर करोड़ों रुपए लगा के रंग किया, अब उन्हें उखाड़ दिया है, अब उसमें गैस के पाइपलाइन बिछेंगे। जब तो बिछ जाएंगे करोड़ों रुपये उस ठेकेदार को मिल जाएगा, उसके बाद जब सड़क बन जाएगी फिर खोदा जाएगा, फिर पानी वाले ठेकेदारों की मौज होगी जो तुम पानी दे पाए पालो। भाई बात यह कि आपने बहुत बड़ा बजट दे दिया, मैं मानता हूं,
खुशहाली जब तक नहीं आती ना गरीब आदमी के घर में, मैं तो इन बजटों को, ये सारा लफ्जों का गोरख धंधा है और क्या है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी ठीक के है लिए ना? भी बजट हाँ, लगता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच यार। ये देखें। आप जिसके वकील हो ना भाई लगे लगे। मुझे ये बताएं कि एक सहाफियों के लिए आपने अरबों रुपए क्या करेंगे, किस तरह देंगे? अरबों नहीं, 40 करोड़ पे 40 करोड़ रुपए क्या करेंगे? हाउसिंग सोसाइटी हाँ, तो वो सहाफियों को तो नहीं दी, वो हाउसिंग सोसाइटी को दे दिया आपने। आप क्या सहाफियों के जमीर खरीदेंगे? आप नहीं सहाफियों को लिफाफे खरीदेंगे? नहीं मिलेंगे, वेलफेयर के ऊपर वेलफेयर काम क्या हो आएंगे। गया? आपका वेलफेयर ख्याल पे? है कि कोई 10-10 लाख का अच्छा, लिफाफा नहीं, बनेगा और दिया जाएगा? किस नहीं। वेलफेयर पे? जर्नलिस्ट फाउंडेशन, देखें, किसी हाउसिंग का कोई फौत हो जाता है, उसको सपोर्ट किया जाएगा। प्रेस क्लब की ग्रांट्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं, और हाउसिंग का वो अगर सिर्फ प्लॉट उनकी फलाह व बहबूद किसी के जर्नलिस्ट को लिए। कोई दुर्गा प्लॉट साहब की मिलता बात है, सुनिए। प्लॉट्स मिले हैं सारे जर्नलिस्ट को, हाँ, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी को पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे सब। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दें। एक सहाफी जिसके ऊपर ये ठप्पा लगा हो कि यार ये पीटीआई की बात करता है, आप उसे पैसे दिलवा के दिखा दें, क्या नाम है वो जो फलाही इदारे के आप कह रहे हैं तो ना, मैंने पहले बात ठीक की है है ना? कि पसंद तो नापसंद फिर नहीं तो होनी चाहिए, that what I'm saying, मेरिट होना चाहिए। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि फिर आप अपनी मर्जी के सहाफियों को देंगे ना पैसे, अच्छा, जिनको ऑब्लाइज करना है। वो हर हुकूमत नहीं, अगर पिछली हुकूमत जहर दे टीके लांदी सी तो आप ठीक हो गए जहर के टीके। अच्छा, राजा साहब, ऐसे परवेज़ दौर में ना, जब कॉलोनी बनी थी पहले, तो बड़ा इस पे लहदे हुई कि मेरिट क्या होगा, ये होगा, तो उसमें हमने सब ने जोर लगा के हमने कहा कि जी एक मेरिट रखें। प्रेस क्लब का जो काउंसिल मेंबर है जी, वो कोई भी हो, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, जो भी है सबको दे दें, और फिर सबको मिला। और पहला उन्होंने पता है क्या किया? परवेज़ बशीर साहब, आपको पता है नून लीग के बड़े करीब है, तो परवेज़ साहब ने बुला के उन्होंने कहा, परवेज़ बशीर साहब पहले तानू लेटर देना, इधर आगे आओ, तो उन्होंने देता। देखिए, अगर तो आप इन चीजों से हट के निकल के मेरिट के ऊपर अभी सबको मोहसिन नकवी करते, साहब ने भी तो कम्युनिटी शुरू को किया करते, तो था बहुत ना। अच्छी बात। आपको याद होगा, उनका नहीं, भी वो तो एक ठीक है। तो मैं ठीक बात है, ये परवेज वो भी इलाही घर दिए गए साहब, थे। देखें परवेज इलाही साहब ने जहां ये काम किया, वहीं पे परवेज इलाही साहब ने उस वक्त के अपने मंजूर नजर बहुत सारे लोगों को गाड़ियां गिफ्ट की थी, जी ठीक है ना, 0 मीटर गाड़ियां दी थी। जी जी, अभी अगर आप वो कहेंगे चला- मैं उनके हाँ, तफसील नहीं, भी दे दूंगा। कुछ तक पहुंची पता नहीं, है कुछ ना। तक पहुंची भी नहीं है एक साहब के नाम की कोई और ले गया था। नहीं, लेकिन एक साहब को उन्होंने पहले गाड़ी दी हुई थी, जब उसे दूसरी गाड़ी मिली तो उनका पहले वाली दे दे, उनका जो भी मेरी है ठीक है, छोड़ दें। ये बड़े बड़े पर्दा निशीनों के नाम आएंगे। ये जिस तरह की वेलफेयर सहाफियों की होनी है ना, मुझे पता है किन की होनी है, जिनको अवार्ड मिले उन्हीं की ये भी हो वैसे जाएगी। तो चीफ बाकी मिनिस्टर हाउस से- साड़ी के न सानू तो पैनाडोल दे पैसे किसी ने नहीं राणा देने। साहब, PTI का राणा टाइम साहब, आएगा आपने तो आपको दुखती भी राग मिल मैं छेड़ी। लानत भेजता हूँ पीटीआई के दौर में भी बेनिफिट लेने राणा वालों पे। साहब, आपने अच्छा, दुखती नहीं, दुखती फलाह के लिए तो नहीं, एक मिनट जुल्फिकार प्लीज, एक मिनट मेरी एक बात सुन ले। क्या जी? मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि मैं 100 दफा लानत भेजता हूं जो पीटीआई के दौर में बेनिफिट लेते रहे हैं, ठीक है ना, और जो लेने की सोचते हैं, और जो अभी जब भी लेने ले की रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जो ले रहे हैं, मैं उनके ऊपर क्या, जिन्होंने ले लिया मैं उनका भी कह रहा हूं। ठीक है। हम वो सहाफी हैं जो हर दौर में मातूब रहे। हम वो दो सहाफी हैं जिन्होंने इमरान खान के दौर में जब वो वजीर आजम था, सबसे ज्यादा उनके ऊपर हम मैंने वैसे तो राणा साहब ओवरऑल सारे हर उस जर्नलिस्ट की मैं बात यही करना वजह में चाहिए। कोई अवार्ड कभी नहीं मिलेगा। कोई जर्नलिस्ट जो लिफाफा लेके, जो इस तरह की चीज लेके, जो मुराद लेके, जो गिफ्ट लेके डंडी मारता है, उस सब पे लानत होनी चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब कलम बिकता है ना, तो एक नजरिया, सोच और कौम बिकती है। जमीन अब बिके। और सीएम हाउस के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कि कई सीनियर जर्नलिस्टों ने सूट तक लिए ईदों पे। एक लिस्ट आती है और असेंबली का जब बजट आता है ना, उसमें एक सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है। वो ग्रांट वो होती है कि जिसमें डिस्क्रिशनरी ग्रांट में जर्नलिस्टों को या ऐसे लोगों को पैसे दिए जाते हैं, और हर साल वो छपती है। और एक साहब थे जर्नलिस्ट साहब, और वो 7वीं दफ़ा लेने के, एक सीएम के पास लेने के लिए गए 3 लाख रुपया। तो मैंने उनको कहा कि इस पे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब नाम छपता है। उन्होंने कहा तुसी यही सोचते रहना, मेरा तो हर साल छपता है, मैं तो लेना। वो लोग लेते हैं और उनके नाम छपते हैं, और तो इस मेरी दफा भी बात सुने छपेंगे। ना, तो आप जर्नलिस्ट को देखें, अब ये बात और तरफ चली जाएगी, लेकिन उनके लिए फिर देखें उनको कितनी तनख्वाहें हैं, तनख्वाहें मिलती नहीं है, फिर दैट इज गोइंग टू बी अनदर डिबेट। नहीं, फिर सबके लिए होना चाहिए ना, नहीं, सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए होना अच्छा, चाहिए, नहीं, ठीक दूसरी है। बात अच्छा, ये, नए एक बजट सुन लेना, बजट एक- बाजार भी बन रहे हैं, फिर सारा प्रोग्राम नहीं, सुन लेने पे तो चला आपकी जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन सुन लेना, बात यह है कि कोई भी ऐसी नेकी जिसके पीछे आपकी बदनीयती हो ना, वो नेकी नहीं होती। ठीक है। ठीक है ना। मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूं कि जो साफी किसी जमात का भोंपू होता है, ठीक है, वो साफी नहीं है, वो तो मिरासी है जो चौधरी का ढोल बजा रहा है। लेकिन जो साफियों ने इमरान खान के दौर में उसके खिलाफ बात की, उसकी गलतियों पे बात की, आज वो मौजूद। साफी का रोल क्या है? साफी का किरदार ही ये है, वो एक रियल अपोजिशन है
कि वो उस वक्त के हुक्मरान की गलतियों को वो करे। कौन है, किस में जरूरत है कि ताकतवर की आंखों में आंखें डाल के ये कहे कि जी आप गलतियां कर रहे हैं? तो जो लोग कर रहे हैं उन्हें आप पूछ लेंगे, और जो आपकी मदद सराई करेंगे, आपके मिरासी होंगे, उनको आप अवार्ड दे देंगे बिल्कुल और ठीक उनको है। जनाब पैसे दे देंगे आप। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। राज साहब ये बताइए कि आज हम मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, अज़मा बुखारी, वो मतलब वो लेडीज, मुझे वो विनिंग सिचुएशन पंजाब के अंदर वैसे भी मतलब राज तो चल रहा है खवातीन का, और आज तो बड़ी वो कॉन्फिडेंट नजर आई बॉडी लैंग्वेज। और मरियम नवाज भी बड़ी तसल्ली में हाथ जोड़ के शुक्रिया का जवाब देती रही है। वो मरियम मरियम हो रही थी। क्यों राना साहब, आपको अच्छा फिजा, लगा? आप एक खातून, राना साहब आपको अच्छा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। Right. मैं जरा जरूर फिजा, बात कर लेंगे। आप एक खातून हो के आप कहते हैं खवातीन का राज पंजाब के ऊपर। मैं आई एम हैप्पी विद दैट, देखिए, ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर 51-52% खवातीन है भाई। 63% चली गई हैं। चलो 63% पूरे है, ये तो पाकिस्तान आपने मेरा में, मसला ही हल कर पूरे दिया। पाकिस्तान में जब 63% जो कम्युनिटी है, जो एक इम्पोर्टेंट तरीन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, तो उसको आप माइनस कैसे कर सकते हैं? पहली माइनस चीज। नहीं। दूसरी चीज ये है कि सियासत हो, सहाफत हो, जहां जो भी शोबा हो, अगर कोई खातून वहां डिलीवर करती है और वो मेरिट के ऊपर आगे आती है, वो अच्छी पॉलिटिकल वर्कर है, वो अच्छी तरीके से सियासी मामलात को आगे बढ़ा रही है, वो मरियम की साथी हो या किसी और की साथी हो, उसका हक नहीं, बनता मैं है। वो ट्रायंगल की बात कर अच्छा, वो ट्रायंगल क्यों है? Triangle, कि वो उसकी footage उसकी भी हम वजह यह है दिखा कि रहे हैं। मरियम औरंगजेब और उज़मा बुखारी की शक्ल देखे ना कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो मरियम भी ऐसा करती है कि उनको साथ साथ बैठाती है ताकि लोगों को प्रॉब्लम होता रहे और लोग परेशान होते रहे। उज़मा बुखारी से जाहिर है बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, और वो मेरा ख्याल है तकलीफ देती भी रहती हैं, She is doing her वक्तन job. फवक्तन वो इसमें हिस्सा डालती रहती हैं और लोगों को पैनिक करती रहती हैं। वो एक अच्छी गुफ्तगू करती हैं, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को डिफेंड करती हैं। ज़ाहिर स्पोक्स पैन है गवर्नमेंट की और वो अपना काम कर रही हैं। तो असम्बली का जो माहौल होता है, हमने रिपोर्ट भी की है कई बजट्स, तो वहाँ पे इसी तरह का माहौल होता है, जरा जोशीला माहौल होता है, उसमें नहीं, ऑपोजिशन का शोर मीटिंग्स हो रही शराबा, वो होती हैं, कागज अपोजिशन पढ़ का रहे हैं, लेकिन वो शोर मुस्कुरा रही शराबा हैं। होता है। आज एक एमपीए के खिलाफ एक एमपीए ने दरखास्त भी दी है कि मेरी घड़ी, पीटीए के हमारे वो दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो जी मेरी घड़ी लेके, मेरे वाले साहब की घड़ी थी बड़ी कीमती, उसी शो में मेरी घड़ी लेके वो वापस करवाइए, उस स्पीकर को दरखास्त दी है। तो वहां पे ऐसे ऐसे लतीफे होते हैं बास का, अच्छा। कि वो बड़ा अजीब भी लगता है कि ये लेजिस्लेटर ये है। सारे पीटीए वाले क्यों घड़ी के पीछे क्यों पड़ वो गए? शायद इसीलिए दरखास्त दी है उन्होंने कि घड़ी 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 समझ गए ना, कि ताकि वो घड़ी का तस्करा दोबारा आ जाए, बनी गाला वाली घड़ी और पंजाब असेंबली वाली घड़ी दोनों मिल जाए। दोनों मिल जाए। राना साहब, देखा आपने, इसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। अब इसको देख के मुझे पता है कि आपको भी बड़ी खुशी हुई होगी कि मतलब देखिए खवातीन बैठी हैं, मुकाबला भी कर रही हैं और बजट भी पूरा बना के पेश किया। कोई शक नहीं, ये घड़ी वाली बात भी ठीक कह रहे हैं। अब लोग BMW तो उठा के नहीं ले जा सकते घड़ी ले जा सकते आउट ऑफ द 46 लाख की BMW अगर आपको 4 लाख 5 लाख में मिल जाए, उठा के नहीं, चला के तो ले जा सकते, वो ही ना उठा के जेब में डाली ना किसी ने, तो वो मैं समझता हूँ कि वाकई घड़ी वाले बहुत बुरे हैं यार। घड़ी उठा के लेके बताओ, BMW लेके जाओ, जानते जानते को अनानास ही चुक के खा जाओ चलो कुछ तो करके जाओ ना यार। ये पिज्जा को आपने पिज्जा ने खाया? नहीं चलो, जिसने भी खाया तो वो मैं वैसे, लेकिन ये जो आज की बात हर है, दौर में आता है, कालीन चले जाते हैं, अंगूठियां चली जाती हैं और फिर इनको अनानास याद आता खान है। अब्बासी 23-24 करोड़ के ले गया तो है। ये छोड़े शायद खान अब्बासी, जिसका बस चलता ले जाता है। हमारे क्या कहते हैं निगरान वजीर आजम शौकत जो अजीज, उन जैसी अयाशी किसी ने सबने नहीं आज छोड़ी। साफ सबसे किया ज्यादा जी, किसी उन्होंने- ने माफ हमारे नहीं किया। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं हाँ, माशाल्लाह, जी। अन्नी माशाल्लाह। उन्होंने भी साल पाती, रहते। Yes, yes, उन्होंने भी yes। डाली, हाँ जी। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है क्या? कि आप एक शख्स को जब इस तरह की कोई सजा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप बदनीयती कर रहे हैं। हाँ। आप एक शख्स को इसलिए फिक्स करना चाह रहे हैं कि वो आपके काबू में नहीं आ नहीं, रहा, तोशा खाना ठीक है ना? उनके भी आएंगे, ठीक है, आप और टेंशन जब वो ना- आएंगे ना तब की बात है। अच्छा। अभी तो उनसे पहले के केसेस ये बने हुए हैं। उनके references इमरान खान से पहले के केसेस बने है हुए हैं। तोशा खाना तोशाखाना के। तो अगर वक्त वजीर आजम के कानून अपना रास्ता लेगा तो कितने कानून तो पतली गली चो निकल जाएगा। ठीक है, कानून ठीक है ना? अपना रास्ता लेगा, आप टेंशन ना लें। उन पे भी ये केसेस पता चल जाएंगे कि किसने कितना तोशाखाना से कितने पैसे दे के कितने गिफ्ट्स लिए हैं। एनीवेज, आगे चलकर ईरान ने जो अटैक किया, जो रिटेलिएट किया इजराइल पर, और उसका जो आयरन डोम और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी वो दावे और बातें कर रहा था, उसको जैसे हवा में उड़ाया है। पूरी डिटेल आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद।
इसराइल की लड़ाई चल रही है कि शायद ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, और इस पर जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर इसराइल और जिसकी पूरी पूरी अमेरिका हिमायत भी कर रहा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हिमायत करती है तो मिडिल ईस्ट के अंदर अगर इनका राज हो जाता है, जहां पर सारे मिनरल्स है, जहां पर सब ऑयल है, तो फिर ये रशिया और चाइना कभी भी नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये स्ट्रांग हो। तो रशिया जो है वो ईरान की पूरी पूरी सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान ने भी जो है पूरी हिमायत का ऐलान भी किया है, और इस वक्त जो है वो तमाम मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। बल्कि आज हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, उन्होंने असेंबली फ्लोर पर भी बड़ी धुआंधार तकरीर की है, और बड़ी जो गलत खबरें भी चल रही हैं उनकी भी उन्होंने तरदीद कर दी है। पहले आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से, ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है। जैसे नेतन्याहू का जो बात की, कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे, तो उन्होंने देख लिया है। अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। ये तो उन्होंने बता दिया, पाकिस्तान का स्टांस भी क्लियर हो गया है और पाकिस्तान की पूरी हिमायत भी हासिल है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, शायद इसराइल कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जो पूरी दुनिया के ऊपर जो अपनी हुक्मरानी का ख्वाब देख रहा था, ग्रेटर अमेरिका और ग्रेटर इसराइल, तो वो सारा ईरान ने जो है वो नाको चने चबवा दिए हैं। और अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा हो रहा है। राज साहब, एक तो इसहाक डार की ये जो उन्होंने पूरी ये क्लियर की है बात, इस पर भी कमेंट, और दूसरा ईरान जैसे रिटेलिएट कर रहा है और जिस तरीके से इसराइल को जवाब दे रहा है, चाहे वो बंकर्स में चले जाएं, चाहे वो जहां मर्जी छुप जाएं। आपने वो वीडियोस देखी हैं, कैसी तबाही उनके बैलिस्टिक मिसाइलों ने मचाई है। फिजा, सबसे पहले तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करूंगा कि जो मीडिया चैनल, जो सरकारी टीवी चैनल है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर जो अटैक किया और जो मासूम बच्चों के ऊपर अटैक इसराइल कर रहा है, और जो उनकी फोर्सेस के ऊपर जिस तरह अटैक किया, और ये सारी चीज़ें इसराइल ने इसका स्टार्ट लिया। और इसराइल चूँकि किसी ज़ाब्ते में अपने आप को पाबंद नहीं समझता, वो कहता है जी मैं जिसके ऊपर मर्जी है मैं एटम बम मार दूंगा। अभी देखें ना, नेतन्याहू ने कहा जी मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। देखिए, ईरान तो एक सिस्टम के का पाबंद है। वो तो मुज़ाकरत भी कर रहा था, वो तो टेबल के ऊपर भी बैठा हुआ था। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है, तो पाकिस्तान भी एक ज़ाब्ते का पाबंद है, और पाकिस्तान ने कभी इसमें गैर ज़िम्मेदारी नहीं दिखाई। और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो दुनिया का सिक्योर तरीन प्रोग्राम है। इसके बावजूद जो ख़तरा सबसे ज़्यादा है वो नेतन्याहू से है। मोदी और नेतन्याहू दोनों हिटलर टाइप, दोनों फाशिस्ट हैं और दोनों बदमाश हैं। लेकिन मोदी की बदमाशी तो हमने निकाल दी है, अखंड भारत। अब जो बदमाशी नेतन्याहू की है ये ईरान निकाल देगा। और ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया और जिस तरह इसराइल ने एक प्लान करके 200 जहाज़ों के साथ ईरान के ऊपर अटैक किया, और जिसमें सारे नेटो के लोग शामिल थे, असला शामिल था, फोर्सेस शामिल थे, और मोसाद ने जिस तरह जाल बिछाया था, जितना बड़ा नेटवर्क बनाया था, और इंडिया को उसमें एक रोल था। भारत इंडिया को दोस्त समझता रहा कि जी हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, हमारी बंदरगाह को देख रहा है। ईरान भारत को दोस्त समझता रहा, और इसकी वजह से पाकिस्तान से ताल्लुक खराब हो गए ईरान के, और वहां से BLA ऑपरेट करती रही। मैं एक सिर्फ आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि 4 दिन हो गए, ये 3-4 दिन हो गए जंग में, BLA की एक एक्टिविटी नजर आई है, खत्म हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे इंडियन ऑपरेटर थे, इंडिया से पैसा आ रहा था, BLA वहां बैठी हुई थी। अब जंग हुई है तो BLA के एक साहब को तो फांसी दे दी गई है। जी, आज अभी थोड़ी देर पहले। और अब इंडियन जितने लोग थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, इजराइल से पैसे ले रहे थे, ईरान को ये गलतफहमी थी ये बिजनेस कर रहे हैं, और ईरान से तेल भी सस्ता ले रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अब वहां पे भारत के तमाम शहरियों को निकल जाने का हुक्म दे दिया गया, और एलिगेशन किस पे आ रहा है जी? पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और ईरान के ऊपर जिस तरह अटैक हुआ, उनके सारे सिस्टम, उसका एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी चीजों को तबाह किया गया, उनकी लीडरशिप को सारी को शहीद किया गया। उसके फौरी बाद जिस तरह ईरान खड़ा हुआ, उन्होंने अपने गद्दारों जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया, और जिस तरह गद्दारों को चुन चुन के वो मार रहे हैं,
ठीक इस है। पे पूरी दुनिया अब क्या कह रही है, पाकिस्तान को ब्लेम बल्कि कर आपको रही वो है। फुटेज भी दिखाते हैं जिसका आपने जिक्र लेकिन भी किया है। ईरान वो मेरा खातून ख्याल है कि एंकर, इसका बदला भरपूर तरीके से वो लेगा। ये फुटेज भी दिखाएं जरा, वो क्लिप भी चलाते हैं, हम अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। वो खातून एंकर कैसे बिल्डिंग पर अटैक हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो एंकर बड़ी दलेरी से उसके थोड़ी देर बाद ही متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو देखा, और उसके कुछ ही लम्हों के बाद ये वापस आई हैं और उन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी उसको जो है वो पूरा किया है। राना साहब, इस जज्बे को कैसे इसराइल, वो तो सीखें आप भी। अल्लाह ना करे कि यहाँ पर कुछ हो, क्या हो गया आपको। लेकिन आप सीखें कि प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं, ठीक है ना। नहीं, हम तीनों इकट्ठे बैठे होते हैं, तीनों ने फिर बैठे रहना नहीं है। एंकर की बात कर रहा हूं। कली बैठी जो मतलब ਅਸੀਂ हाँ, कितने बैठे हाँ हैं। जी। नहीं, लेकिन वो कैमरा एंकर की तरफ ही था, ठीक है ना। वो बाकी कौन बैठा था किसी को क्या पता, लिहाजा आप सीखे। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये भागना है नहीं। कि देखें, मैं एक बात बताऊं, मुझे तो ये सारा स्क्रिप्टेड लग रहा है। क्या? ये सारी जंग, ये सारा कुछ जो हो रहा है, इवन मुझे कहने दीजिए कि जो पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया वो भी इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। और मुझे ऐसा लगता है, डिजाइन किसने की? ये मुद्दा आ रहा हूँ उसी तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुव्वतें जो ये तय कर चुकी हुई थी 9/11 से, हम कह रहे थे कि ये सबसे चलते हुए ईरान तक आएंगे और ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ आएंगे। अब इस जंग में आप देखें कि किस खूबसूरती से पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ना चाहते हुए भी। पाकिस्तान ने ईरान को जनाब अली जोहरी वो इंफॉर्मेशन दी, पाकिस्तान ने जनाब अली ईरान के साथ खड़े होकर ये किया, एक तैयारा वहाँ ऐसा गया जिसका पता नहीं चला, और पाकिस्तान एक ईरानी जनरल का जाली वो चल गया। ये सारा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और इन्वॉल्व करने के बाद जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि 9/11 के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये उन्होंने तय किया था कि किसी मुस्लिम ममालिक को इस जोगा नहीं छोड़ेंगे कि वो उन्हें चैलेंज कर सके। अच्छा। अब सुने, उर्दन के साथ लेबनान की सरहद मिलती है, ठीक है, लेबनान के साथ मिलती है इराक की, इराक के साथ मिलती है शाम की, शाम के साथ मिलती है ईरान की। इसराइल का तैयारा यहाँ से चला, जस्ट लिसन, तैयारे चले 200 जो ये कह रहे हैं, उन्होंने उर्दन की फ़ज़ा को क्रॉस किया, लेबनान की किया, इराक की किया, शाम की किया, और फिर ईरान पे हमला कर दिया। यानी ये 5 ममालिक इसराइल के साथ थे, इन्होंने उन्हें ना रोका, ना अपनी एयर स्पेस बंद की, ना ईरान को आगाह किया, ठीक है। जब ये चले गए तो ईरान ने जब रिटेलिएट किया तो इन्होंने अपनी फ़िज़ा बंद कर दी, फ़िज़ाई हदूद, ठीक है, और रास्ते में आने वाले जो ईरान के मिसाइल थे उन्हें डिफ्यूज़ किया, वो ख़त्म किया। इसका मतलब है कि इसराइल के साथ ये ममालिक तो क्लियर खड़े हो गए, जो मर्जी दिल को खुश करने के लिए कहे कि हम आलम इस्लाम इकट्ठा है और आलम इस्लाम ईरान के साथ खड़ा, कोई नहीं खड़ा हुआ, झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं। जो टेलीफोन करके बस कहते हैं ना, टेलीफोन मट्टी झाड़ ली, कबका हो गया जी हो गया, अगर उनमें इतनी गैरत शर्म होती तो गजा के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर स्लाटर ना होता। ये सब कुछ एक खौफनाक, बड़े ही खौफनाक किस्म का एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो कुछ हमारे साथ यहां पे हो रहा है या हो सकता है। मैं अब आपको बताऊं, देखें, अब ठीक अल्लाह ताला, हम कहते हैं अल्लाह ना करे, बेशक अल्लाह ताला रहीम है, लेकिन हमारे अमाल भी तो हमारे सामने है। ठीक है, जब 57 इस्लामी मुल्कों के होते हुए एक छोटा सा मुल्क इसराइल, वो जब चाहता है वो ईरान के ऊपर हमला कर दे, ये छोटी बात है कि ईरान के आपने 4 जनरल्स मार दिए, क्या आप इसे आम आदमी से आम समझते हैं? उनके सदर को मार दिया, उनके क्या कहते हैं वो क्या नाम था, नाम मेरे सामने, हाँ, उनको मार दिया, ठीक है। ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी, वो खामनाई को कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं मैंने बचाया है, वरना उसको भी मार देना था। राना साहब, ये मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज ये किया था, ईरान को शायद बाकी खतरा नहीं, अपने अंदर गद्दारों से खतरा, वो तो क्लियर हो गया ना। मैं जो बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी दहशतगर्दी एक मुल्क कर रहा है, ठीक है, और आप उसको बिल्कुल आपने क्लीन चिट दी हुई है। वो उसने गजा में कत्लेआम कर दिया, क्लीन चिट है। अमेरिका ईरान पे हमला कर दिया, क्लीन चिट है। उसके तैयारे जो है वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में आए, क्लीन चिट है। हम अगर जरा सा भी बोलेंगे ना तो हम पे दहशतगर्दी का इल्जाम लग जाएगा, हमें ग्रे लिस्ट में फेंक देंगे, हमें FATF में फंसा देंगे।
ये इनका गोरख नेतन्याहू धंधा ने है। जो अभी ऑस्ट्रेलियन टीवी को इंटरव्यू दिया है उसमें उसने कहा है कि खामनेई को हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर उसको नहीं रोका गया तो ये जंग कभी बंद नहीं होगी। और ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट दिया उसने कहा ईरान ये जंग कभी भी नहीं जीत सकता। मैं जो बात दोबारा दोहराऊं कि ये मुमालिक सारे उर्दन, ईरान, शाम, ये देखिए, सारे देखिए, एक लाइन में आगे सुन ले, यस, पता यस, हो गए। यस, हाँ। अब अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ईरान भी चला जाता है तो इसराइल तो मेरे दरवाजे पे बैठा हुआ है आके। बलूचिस्तान है ना ईरान ठीक है के ना, साथ। फिर तो इसराइल सीधा ईरान तक अगर वो आ गया तो वो हमारे तक आ गया। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जज्बातियत के बजाय ठीक होश से बात काम करना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं ना, बड़े तालियां बजा रहे हैं, ईरानिया में शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और भाई वी डोंट वांट इन्वॉल्व इन दिस वॉर। हम एक अलहदा मुल्क हैं, हमने अपने मुफादात को देखना है। हम अमेरिका ईरान की जज्बातियत के अंदर एक जंग, एक आग अपने अंदर नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, लेकिन मॉरली एज अ नेबर जिस Morally तरह तो फिर अभी इंडिया के सामने किया, जिस तरह ईरान ने 57 हमारा इस्लामी साथ मुल्क दिया। और भी खड़े हो ना फिर। ठीक है, ईरान की जो मजलिस शोरा थी उसमें पाकिस्तान की पजीराई, नारे लगे हैं। जरा वो वीडियो भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. क्या क्या कहाँ कहाँ नेतन्याहू आग लगाना चाह रहा है। और ट्रंप पहले कहता है कि पूरी सपोर्ट है, फिर कहता है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रंप की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। देखें जी, राना साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन एक तरफ राना साहब ने जो बात की है कि जी ईरान अगर ख़त्म हो जाता है, फतह हो जाता है, तो उसके बाद अगली बारी पाकिस्तान की। हाँ। तो क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए अपनी बारी का, Obviously not. या इस जंग को पाकिस्तान के बाहर ही खत्म कर देना चाहिए, खत्म यहाँ तक करना आई चाहिए। ना। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये ईरानी कैबिनेट पार्लियामेंट के अंदर जो नारे लग रहे हैं, इस पे हमें खौफजदा होने की क्या ज़रूरत है। हम ईरान के साथ खड़े हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारी पूरी पार्लियामेंट कह रही है, सेनेट कह रहा है, वज़ीर ख़ारजा कह रहा है, अवाम कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, अवाम, और पूरे अरब कंट्रीज़ की अवाम सारी की सारी, उस सऊदी अरब की गवर्नमेंट जिसके साथ भी हो, कतर की गवर्नमेंट जिसके साथ भी हो, वहाँ के अवाम जो है वो तो ईरान के साथ है। एक चीज पे ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। अगर तो ये बात इसी तरीके से जैसे राना साहब ने की है कि पाकिस्तान, उसके बाद सऊदी अरब ये आ रही है, तो सऊदी अरब का तो पूरा असलहा, उनकी पूरी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, आईटी, सब कुछ, वो तो टेक्नोलॉजी सारी इसराइल से ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, सबसे बड़े मुआहदे किससे किए थे? देखिए, आईटी सेक्टर ये में। सारी टेक्नोलॉजी, एक होता है भरम, बदमाश का ना एक भरम होता है। ये जिससे इंडिया का एक भरम था ना कि दुनिया की टेक्नोलॉजी का मरकज है, वो भरम टूट गया ना। अब ये आयरन डोम का 1800 उनकी वेबसाइट हैक हुई, आज तक वो रिपेयर नहीं हो पा रही, आज तक वो चीखे मार रहे हैं इंडिया। तो किसी ने किया ना, कोई तो टकरा ना उनको। तो आज ये दुनिया का बड़ा बदमाश है, अमेरिका भी है और इजराइल भी है, तो उसका एक भरम खत्म हो गया। देखें, ईरान के अंदर तो मिसाइल लगते हैं हर दूसरे महीने जी। वहाँ तो लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं हुई। वहाँ तो कभी गद्दारों के खिलाफ, कभी हानिया वहाँ शहीद हुआ इन गद्दारों की वजह से, उनके प्रेसिडेंट शहीद हुए गद्दारों की वजह से, आज उनके साइंटिस्ट शहीद हुए इन गद्दारों की वजह से। वहाँ पे तो मोसाद और इंडिया ने मिलकर इतना बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, और वो सारा नेटवर्क काम कर रहा है। और ऑयल की प्राइसेस, लेकिन गैस सवाल की ये प्राइसेस है बढ़ कि जाएंगी। इजराइल जिस चीज का नाम है, वो कहते हैं ये हमारे गिर तो एक शील्ड है। उन्होंने तो शहरियों को एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई सुई नहीं चबो सकता। हम दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े की मास्टर है। आज वहां पे जब बम गिर रहे हैं ना, वहां पे मिसाइल जब बैलिस्टिक मिसाइल लग रहे हैं, शहीद ड्रोन, और उनके आयरन डोम सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो रहा है, और उसको क्रॉस करके लग रहे हैं, तो उसके बाद जो उनकी हालत है देखने वाली है। उनके एयरपोर्ट्स पे देखें, उनकी सड़कों पे लेटे हुए लोग देखें, उनकी चीखें देखें। ईरान के अंदर तो जश्न है, ईरान के अंदर तो वो कैफियत नहीं है, इसके बावजूद कि उन्होंने सारा सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी क़यादत मार दी, उनके साइंटिस्ट मार दिए सारा। और ये हुआ क्यों? अचानक इजराइल को क्या किसी ने को काटा है कि वो अचानक करने, वो ये कह रहे हैं कि वहां वजह पर क्या थी? वजह ये थी कि वो ईरान इस पोजीशन पे आ गया था कि वो एटमी धमाका करने वाला था। अगर एक दिन अटैक ना होता तो अगले 24 घंटे 36 घंटों में वो धमाका कर चुका होता। था। वो दुनिया की 8वीं इस्लामी
एटमी इस्लाम की ताकत बन दूसरी। चुका होता, दूसरी और दुनिया की आठवीं वो बन चुका होता, वो इस पोजीशन में आ गया था। और जब ये इतला मिली तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसको डिसमेंटल करें, इसका वो सारी चीज़ों को टारगेट करें। और उसमें ईरान का जो सबसे बड़ा फेलियर था वो इंटेलिजेंस फेलियर जी था। जी उसके घर के अंदर से इतने ड्रोन्स मिले, खुद कुछ ड्रोन मिले, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मोसाद का नेटवर्क है, वो जितने उनके साइंटिस्ट शहीद हुए हैं वो तो उधर अंदर से हुए हैं, जी वो वहां से मिसाइलों से थोड़ा मारा गया, वो तो कार धमाके हो रहे हैं, वहां पे ड्रोन उसके ऊपर गिर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, सोए घरों हुए के के अंदर घरों घुस में के मारे, मारा जा हाँ। रहा है। एक देखे ना, एक आता है सीधा मिसाइल आता है, ड्रोन आता है, एक पूरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसको एक फ्लैट को लगता है, आर्मी चीफ को मार के निकल जाता है, नीचे भी लाइटें जल रही हैं, ऊपर भी लाइटें जल रही हैं। आप देखिए कि उनकी इंटेलिजेंस का नेटवर्क कितना बड़ा था। अब वो इंटेलिजेंस नेटवर्क ब्रेक हुआ है, इंडियंस गिरफ्तार हुए हैं, एक बंदे को फांसी हुई है, और ऊपर से ईरान के जो मिसाइल जाके लग रहे हैं और उनके जो तैयारे गिरे हैं, ये पहली दफा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इजराइल को अल्लाह माफ करे कोई दुनिया की पता नहीं क्या चीज हो गई है, ठीक है, उसका एक दबदबा है, ठीक है। हमारे को मुसलमान भाई उसके नीचे लगे हुए हैं, लेकिन ईरान ने खड़े होकर ये साबित किया है कि वो इस तरह की जो जुल्म और बदमाशी है ठीक वो है। उसके सामने नहीं झुकेगा, और हमें बहरहाल ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। और हम खड़े हैं। आई गेस राणा साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। राणा साहब, वही बात कि हाँ, सऊदी अरब फिर सारी टेक्नोलॉजी वहाँ से ले रहे हैं और उसके बाद ईरान के साथ और ये अमेरिका के साथ सारे आईटी के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क होगा। ये तो सऊदी अरब को खुद सोचना चाहिए। दूसरा कौन से हाँ, जी जी नहीं, अब इस पर कमेंट कर दे, फिर मैं आगे पूछती हूँ। कौन से खलीज के ममालिक हैं जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। और शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान का मुझे वो इंटरव्यू याद है जो गज़ा की लड़ाई से पहले एक दिन पहले का था, कि कुछ 6 ममालिक और एक एशिया का मुस्लिम ममालिक भी तस्लीम करने जा रहा है, और दुनिया की तारीख के अंदर यहूदियों और मुसलमानों का सबसे बड़ा एकॉर्ड होने जा रहा था। सबसे बड़ा एकॉर्ड यहूदी और मुसलमानों का, जो हमास के हमले के बाद वो रुक गया। यानी कि अगर वो हमला ना होता तो आज यहूदी और मुसलमान खलीज के वो भाई भाई होते। तस्वीरें वीडियो भी आई जिसमें मिलकर डांस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। खैर मैं क्योंकि एक फर्म बिलीवर हूँ, मुसलमान ईरान हूँ। और ये चाइना और रशिया की मदद के बगैर ईरान भी इतना पावरफुल मेरी बात सुन लीजिए, ईरान ये जंग खुद नहीं लड़ा, उसको इस जंग में इन्वॉल्व किया गया, ठीक है ना। उसके पास कोई और ऑप्शन रहा नहीं था, ठीक है। आपने दुनिया में कभी सुना है कि किसी मुल्क का आर्मी चीफ को ऐसे टारगेट करके कोई मुल्क मार दे, ठीक है, उनके साइंटिस्ट को ऐसे कोई मार दे? उसको जबरदस्ती जंग उस पर लाग कर दी गई। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, उनका अपना पॉइंट है कि जी हमें ईरान का, मैं भी कह रहा हूँ खड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट मैं जो आने वाला मंजर देख रहा हूँ वो जरा डिफरेंट किस्म का है। उस मंजर के अंदर ये बात बहुत क्लैरिटी से नजर आ रही है कि आखिर में पाकिस्तान वाहिद इस्लाम का किला है जो रह जाएगा, ठीक है। और फिर ये सब इन लोगों को, इसराइल को अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका है, उसके साथ बरतानिया है, उसके साथ यूरोप है, उसके साथ फ्रांस है, ठीक है। हम खाली अपने जज्बा उससे नहीं जंगें लड़ सकते, अब जंगें लड़ी जाती है टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी टेक्नोलॉजी से पीछे अपने जज्बे के साथ। सो इतना इजी चीजों को नहीं लेना चाहिए। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा है, और इसका जो एंड रिजल्ट है वो अल्लाह जानता है। जिन्होंने लिखा है वो उनका अपना उन्होंने लिखा है, लेकिन अल्लाह क्या करता है ये अलग बात है। बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं तो कुछ पीटीआई की बात करते हैं। स्टे विद अस। किसी जमात के साथ चलने को तैयार नहीं है। अभी उसने पीपल्स पार्टी को ये ऑफर दिया कि आप मिलकर आएँ, जो बजट पेश किया है हुकूमत ने उसकी मुखालफत करें, पूरी की पूरी सपोर्ट हम देंगे। इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो जब कहते रहे कि इमरान खान हमारे साथ मिल जाएं तो हम हुकूमत बना लेते हैं, नून लीग को अपोजिशन में भेज देते हैं, तब नहीं मानी। फिर उसके बाद बार बार जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने बाद में भी उनको ऑप्शन दी कि आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, लेकिन तब भी नहीं माने। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो चाह रही है कि हुकूमत के खिलाफ अगर कोई साथ दे तो पीपल्स पार्टी हो। राज साहब किस तरह देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की ऑप्शन को? ये सिर्फ ऑप्शन या ऑफर तक की रहेगी, बाद में खुद ही कह दे हम नहीं तुमसे बोलते।
देखिए फिजा, ये जो मैं ना मानू वाली रट लगाई रखी है ना जो पीटीआई ने, इस वजह से ना पीटीआई को बड़ी कुट पड़ी है और पीटीआई नुकरे लगी हुई है, आइसोलेशन में चली गई है। सियासत जब आप करते हैं ना तो आप दरवाजे बंद नहीं करते, दरवाजे खोल के रखते हैं और नेगोशिएशन भी करते रहते हैं सारी पार्टियों से। तो यहाँ पे चूंकि एक हठधर्मी का सिलसिला है कि मैंने उससे नहीं मिलना, मैंने उससे नहीं मिलना, मैंने उससे हाथ नहीं मिलाना, ये चोर है, डाकू है, फलाना है, टिंगड़ा। तो सियासत के अंदर आपने क्या करना होता है कि अपनी स्पेस पैदा करनी होती है। अगर पीटीआई की लीडरशिप को मैच्योरिटी का मुजाहरा करती जब से रजीम चेंज हुई है और पीटीआई आइसोलेशन में है, तो अब तक पीटीआई बहुत इक़्तिदार के करीब होती और वापसी इनकी हो चुकी होती। अब भी पता नहीं किस तरह असद कैसर साहब को किसी ने कुछ समझाया है कि आप इस तरह की को बात करें और इस तरह की को मूव चलाएं। पीपल्स पार्टी को उन्होंने ऑफ़र कर दिया और ये ऑफ़र तो पीपल्स पार्टी की तरफ से पीटीआई के पास मौजूद थी बहुत पहले से। इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के लोग गए कि जी आप हमारे साथ चलें तो आपकी गवर्नमेंट होगी, हाँ जी, नून लीग की गवर्नमेंट नहीं बनेगी जी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, आसी तो बस टांगे रेड़े दी सवारियां लैके आइसोलेशन जाना है, मैं ना मानूँ और सोलो फ्लाइट करनी है, बस सिंपल इज दिस, किसी को लेके चलना ही नहीं। ठीक है। पीटीआई तो पीपल्स पार्टी वैसे ही पता नहीं क्या है, मुल्क दुश्मन है या क्या है, करप्ट है पार्टी है, जो भी था। अब उन्होंने ये बात की है तो इसका मतलब है ये एक सीरियस मूव है। ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ, दोनों मतलब राजा परवेज अशरफ बड़े मैं आपको सीनियर ये हैं, खबर दे असद रहा हूँ कैसर। कि ये एक सीरियस मूव है और उसकी वजह क्या है। सीरियस मूव इसलिए है कि पीटीआई को अगर कोई रास्ता मिलता है तो वो सिर्फ थ्रू पार्लियामेंट मिलता है। जिस तरह नून लीग ने और पीडीएम की जमातों ने अदम एतमाद करवाया और इनको मक्खन से बाल की तरह निकाल के परे फेंक दिया, क्योंकि ये हठधर्मी पे अड़े हुए थे, इनकी मकबूलियत की गमान था जैसे आजकल, लेकिन मकबूलियत इन्होंने कंसीडर ही नहीं की। तो आज भी सुना है कि कहीं ना कहीं इनकी कोई मकबूलियत के साथ कोई कबूलियत की दरखास्त मंजूर हुई है, ओके। तो उसके लिए एक रास्ता ये बना रहे हैं और ये अगर इन्होंने अक्लमंदी से ये रास्ता बना लिया, पीपल्स पार्टी की मजबूरी है पीटीआई के साथ चलना। उसकी वजह क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी जो अपने आप को नौजवान लीडर कहते हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है, जरदारी साहब को भी पता है कि उनकी यूथ के अंदर, अवाम के अंदर एक्सेप्टेंस अगर बन सकती है तो वो पीटीआई के साथ खड़े होने से बन सकती है। जो एक पीडीएम के साथ नफरत है उनकी पार्टियों के साथ पब्लिक की, वो ख़त्म हो सकती है और फ्यूचर पॉलिटिक्स जरदारी साहब करना चाहते हैं और ये उनकी ख्वाहिश मौजूद है। ये मैं अंदर की आपको खबर दे रहा हूँ। उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि पीटीआई साथ चले, लेकिन पीटीआई ने उस वक्त रिफ्यूज़ कर दिया था। अब पता ये चला है कि अंदर खाते इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है। अगर इसको इन्होंने मटेरियलाइज कर लिया पीटीआई ने, मुझे उम्मीद नहीं है इनकी तरफ से कोई ऐसी संजीदा हरकत की, लेकिन अगर इन्होंने कर लिया तो ये एक सीरियस चेंज आ सकती है। और बजट अगर ये मंजूर होने से रोक गए, ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। राणा साहब, अगर ये आपको जो असद कैसर की मुलाकात हुई है और जो उन्होंने राजा परवेज अशरफ से इमरान खान के कहने पर की है, ये मूव उनके कहने पर था? इसे कहते हैं बुरे को घर छोड़ के आना। ये जो पीपल्स पार्टी बढ़के मारती है ना नून लीग के खिलाफ, पीटीआई ने एक दफा फिर एक्सपोज कर दिया कि तुम इतनी बातें करते हो ना बजट पे, तो आओ, अगर तुम इतने क्लियर हो तो आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, ठीक है ना, तुम्हारा असल चेहरा सामने आ जाएगा। तुम जो ये बजट हर बजट से पहले मंजूर होने से पहले रोला डालते हो और उसके बाद अंदर खाते अपने मकासद पूरे कर लेते, तो अब आओ, खुल के आओ। तो उनका मुनाफकाना चेहरा पीपल्स पार्टी का जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया। क्योंकि एमक्यूएम हो, फजलुर रहमान साहब हो या पीपल्स पार्टी हो, ये दो चेहरे वाली जमातें, उतो तो रोला पाई जाओ, अंदरों अंदरों खाई जाओ, ठीक है। हर बार पिछले कई सालों से मैं नहीं बसना तेरे घर और फिर वहीं पे रहना है, ठीक है ना, कीड़े निकालने हैं फिर भी वहीं रहना है, ठीक है, ना बसना है, ना वसना है, ना पजना है, अच्छा, ठीक है, वहीं पे खड़े रहना है। तो उनका एक चेहरा। और दूसरी बात ये, मेरे प्यारे जुल्फकार भाई ने जो कहा कि पीपल्स पार्टी ने कहा हमसे हुकूमत बनाओ, एड्डे सोने होंगे तो फिर सिंध हाउस में जो इन्होंने अदम एतमाद के लिए लोगों के ज़मीर खरीदे और क्या नाम है आयन का बेड़ा गर्क किया, वो ना करते। अगर पीटीआई के साथ ही मिलकर हुकूमत बनानी थी तो पीटीआई के हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद क्यों नहीं लाना है? इसलिए फिर अच्छा, अदम एतमाद इसलिए मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो इंटरव्यू देख रहा था कल, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज ने तमाम जमातों को, मुझे भी, एमकेएम को भी, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी बुलाया
और कहा कि पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद लानी है। अच्छा, आप कहें तो कल मैं वो क्लिप दिखा दूंगा, आप चला दीजिए। तो कहते जब उन्होंने पूछा कि आपके भी कहते जी फिर मैं कहाँ इनकार कर सकता था, सबने जब मुझे कह दिया, मुझे भी बाजवा साहब ने कह दिया और जनरल फैज साहब ने कह दिया तो मैं इनकार कर। तो इनकी इतनी औकात है तो ये पीपल्स पीटीआई के साथ मिलके वो बनाएंगे और हुकूमत चेंज कर पीटीआई ने खुद ऑफर किया है क्या। राणा और साहब भाई वो एक्सपोज किया कि उन्होंने ये नहीं अच्छा, कहा हमसे अच्छा। इत्तेहाद करें, हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे इत्तेहाद करें, उन्होंने कहा वोटिंग ठीक पे है हम ना, आपके हाँ साथ तू हैं, मेरा खिलाफ जानू है, हैं। तू मेरा दिलबर है, नहीं गा रहे वो। अच्छा। वो कह रहे कि ये बजट ना पास करवाएं, खड़े हो जाए हमारे साथ। अच्छा। इतना कहा है उन्होंने कि अजय फिर जरा जरा आपका चेहरा असल। अब उन्होंने क्या पैसे वट लेने ने हुकूमत को डरा के क्या पीपल्स पीटीआई के साथ खड़े हो जाएंगे, पैसे वट लेंगे। पिछली दफा भी उन्होंने इसी तरह किया, जब वो बजट पास होने की बारी आई तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी हम नहीं होने देंगे, और उन्होंने उनको सैलाब के नाम पे पैसे दिए, वो साथ ही बैठ गए। हर दफा वो यही करते हैं। तो वो ये तो उनके पैसे बटने का, उन्होंने नोट दिखा मेरा मूड बने। अच्छा। उनका नोट दिखाएंगे, तो मूड ये बन जाएगा। ये मौका भी तो पीटीआई ने दिया ना। पीटीआई तो बहुत मौके देती, पीटीआई को हो है कि मौके देने के अलावा ठीक है ना। और उस बेचारे के पास है क्या मौका देने के अलावा। मैं कल देख रहा था बच्चा, वो क्या कहते हैं, मेरा कजन का बेटा साइकिल पे बैठा था तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा मैं तुझे चक्कर दूं, तो उन्होंने कहा अड्डा जरदारी तो सानू चक्कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हर दफा तो चक्कर नहीं हो जाते ना, मौका। ये देखे खाली जरदारी साहब को आपके चक्कर के नाम पे लेके आ रहे हैं। आपको चक्कर ना आ जाए राणा साहब, पानी पिए आप, इजी हो जाए, समझ आइए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे कर देते हैं, रिलैक्स होके पानी पिए आप। राज साहब बात तो ठीक है कि अगर पीटीआई ऑफर ना कराती तो उसको भी पैसे बनाने का मौका ना मिलता, लेकिन आगे क्या अभी तक कोई लीडरशिप पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई सीरियस आया नहीं है? क्या मुज़ाकरात में चले गए हैं ये दोनों तरफ से? देखिए जी, पीटीआई की इस ऑफर के बाद जाहिर उनकी इम्पोर्टेंस तो बन गई। राणा साहब इस हद तक ठीक कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट तरले मिन्नतें करेगी, बजट पास नहीं होगा, खर्चे फिर क्या होगा, अल्ले तल्ले अयाशियां कैसे चलेंगी। तो वो सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। और उसमें 716 अरब बिस्प का भी है, बेनजीर इनकम सपोर्ट का भी है। हाँ जी। वो तो देखे ना, आप देखिए ना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन मैंने जो बात पहले की है वो एक खबर है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीटीआई की लीडरशिप पे ये यकीन नहीं है कि उसको मटेरियलाइज कर सके। आज भी पीटीआई के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ सीरियसली नेगोशिएशन करे, अच्छा, और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर उनके साथ बैठे, तो उनके लिए कोई रास्ता कुछ निकल लो सकता और है दो पीपल्स वाली पार्टी पोजीशन से। होती तो इमरान खान जेल में होते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये बाहर जितने लोग बैठे हैं, किसी के पास ना कोई इख्तियार है। ये बेचारे बातचीत करके अडयाला जेल जाते हैं, रो पिट के तरले मिनते करके मुलाकात करते, तो अंदर से भाईजान कहते हैं नो ना, ये तो चोर है, इसके साथ कौन कौन मिला, चलो उसको अगली मुलाकातों से निकाल। यही तो मैं कह रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी किस बेस पे राजा ये असद कैसर ने ये बात की? इमरान खान से बात पूछा? की है, एक पॉलिटिकल उसने एक पत्ता खेला है। अच्छा। और उस पता खेलने के बाद देखिए ना, आज इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर ये बात उसने ना की होती तो हम उस पर डिस्कशन ना करते। राइट। तो पॉलिटिशियंस वही होते हैं जो खबरों में रहते हैं, लेकिन इन खबरों को हकीकत बनाने के लिए बड़ी रहसल चाहिए, अकल चाहिए, बड़ी दानिश चाहिए, विजडम चाहिए, जो अल्लाह के फजल से बस। राणा साहब अल्लाह के फजल से ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई में नहीं है असद कैसर को। इन्होंने किया जो मैं नहीं किया। भाईजान इन्होंने खिलाफ होना, मैं नहीं किया। बताए असद कैसर को तो चले, उसने ये भी कह दिया होगा कि देखो मैं तेन पैसे दिलवा देने तो मैंने कमीशन दे देना विचों। मैं तो मैंने आपका रेट बढ़वा दिया, दिहाड़ी लवाना, लेकिन आपकी दिहाड़ी लगने लगी हो तो बीच सकता में है से पीटीआई ने वाकई उनके साथ डील की हो। बेनजीर इनकम सपोर्ट में से चाहे मुझे 2 सिलाई मशीन ही दे देना, उतला 16 अरब जड़ा वो सम दे देना। हाँ, तो वो लेकिन असल चीज ये कि जैसे जुल्फकार साहब फरमा रहे हैं ना कि ये सब कुछ करके जाते हैं, तो जेल में अंदर जो बैठा वो कहता है, बंदा कहता है नो। यार कितना तगड़ा बंदा है वो, 70 साल उसकी उम्र है, 2 साल से वो जेल में है, 2 साल से वो सब अजाब झेल रहे हैं, ठीक है। 2 साल से वो अपनी, उसे कभी बताते हैं कि उसकी बीवी जो है वो गश खा के गिर गई गर्मी से, आपकी बहनों को सड़कों पे नहीं रोला जा रहा है, वो खड़ा है अपने पैरों पे, वो हर बात को इनकार कर देता है। यार वो ना बीमार हुआ है 2 साल में, अभी तक उसे किसी हॉस्पिटल नहीं लेके गए, अभी तक आपने उसका कोई इलाज मुआवजे के लिए शोर नहीं मचा, अभी तक कहीं से ये आवाज नहीं आई कि उसने फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रहा है, कोई एक बात भी बाहर नहीं आके आई, बताएंगे ठीक है ना। यार नहीं, लोग अंदर से आके बाहर, वो उन्होंने खुद बताया, तो बाहर आके बात ये कि यार कितना स्ट्रांग आदमी है वो। अच्छा। कि वो किसी बात पे मान ही नहीं रहा,
किसी बात पे तो मान जाए डर के, किसी बात पे। और दूसरी बात ये कि जो ये भाई कह रहे हैं ना कि भाई उनको एक रास्ता दिया जा रहा है कि आप ऐसा कर लें, अगर ये रास्ता तय कर लिया जाए ना तो पीपल्स पार्टी की मजाल नहीं है कि वो इनकार कर दे। वो पैर ही पै जाएंगे पीटीआई इधर पैर जाके कि भाई हमें हुक्म हो गया। जैसे 26वीं तरमीम की दफा मेरे प्यारे भांजे बिलावल भुट्टो ने कहा कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं करवा लूंगा 26वीं तरमीम, ठीक है ना, अंकल ने कम ये वो। तो बात ये कि अगर उन्हें ये रास्ता दिया जाएगा तो किसी की मजाल है कि उसके ऊपर ना चल सके? भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो सूरत हाल है इस पर विफाकी बजट में अब वोटिंग का मामला है, और अगर पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का साथ दे दिया और ये ऑफर कबूल कर ली तो हुकूमत के लिए बहुत मसला हो जाएगा। दैट्स अनदर डिबेट, आगे आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन ऐसा होने कुछ नहीं वाला है, ये सबको ही पता है। एनीवेज आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।